हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका MIAS बाय ईशी शर्मा पर। दोस्तों, आज हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों पे चर्चा करेंगे और वो खबरें क्या हैं। अगर परीक्षा ना भी हो तो हमारे देश में जो लोग रहते हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि देश में क्या हो रहा है। और अब जो एक्ट आई है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको जानना इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर नागरिक के लिए जानना जरूरी है कि हमारी जो सरकार है वो क्या क्या एक्ट बना रही है, क्या क्या लागू कर रही है, क्या क्या योजनाएं बना रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम बात करेंगे CAA यानी CAA की जो अधिसूचना है वो कल यानी कि 11 मार्च 2024 को जारी कर दी गई है। इस पर जो है विपक्ष के लोग हैं वो भड़क उठे हैं और इसका मतलब रीजन क्या है। और पहले हम अगर जाने कि CAA क्या है तो CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम है। और ये हमारे देश में बाहर के देशों जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक लोगों को जो गैर मुस्लिम है हमारे देश में आने की इजाजत देता है, तो हमारे देश की उसको नागरिकता उपलब्ध कराता है। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो 2014 यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले हमारे देश में आ चुके हैं, जो अपने देश में प्रताड़ित थे। वो कैसे भी छुप के आए हैं, कानूनी तौर पर आए हैं, मतलब कैसे भी आए हैं, हमारे देश में आए हैं, तो उनको जो हमारी सरकार नागरिकता देने जा रही है। फिर अगर हम देखें कि विपक्ष के लोग इस पर भड़क क्यों रहे हैं, तो वही दिल्ली की जो सरकार है केजरीवाल, उन्होंने बयान देते हुए कहा है CAA के ऊपर कि हमारा देश जहाँ पे युवा बेरोजगार है, लोग गरीबी से कराह रहे हैं, वही हमारी सरकार जहाँ उनको इन समस्याओं का जो है सोल्यूशन करना चाहिए, इन समस्याओं का निवारण करना चाहिए, वही हमारी सरकार जो है CAA लेकर आ रही है। इसका मतलब ही क्या है, वो अपने सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए क्या है CAA को लेकर आई, ऐसा दिल्ली सरकार का कहना है। विपक्ष के लोगों का कहना है कि जो CAA लागू किया गया मोदी सरकार द्वारा, ये सिर्फ अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए किया गया है, क्योंकि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो दूसरे देश के अल्पसंख्यक लोगों को अपने देश में आने दे। हर कोई देश ये चाहता है कि दूसरे देश के अल्पसंख्यक लोग, गरीब लोग हमारे देश में ना आए, वो रोक लगाता है। लेकिन हमारी एक सरकार है जो मतलब ये चीज अलौकिक है कि भाई जो दूसरे देशों में गरीब है, अल्पसंख्यक लोग हैं, जो अपने देश में प्रताड़ित है, गैर मुस्लिम है, वो यहाँ भारत में आकर रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर की। और खबर क्या है, खबर ये है कि SC ने लगाई SBI को फटकार इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना को लेकर। और आज शाम 5 बजे तक की डेडलाइन निर्धारित की है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि SBI ने सुप्रीम कोर्ट से 2 महीने का टाइम मांगा था और एक याचिका दायर की थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। हाँ जी, ये वही SBI है जो नंबर 1 है बैंकिंग में। और ये वही SBI है जिसके पास अगर आप जाओ तो कहता है कि लंच के बाद आना। यानी SBI के कर्मचारियों के लहजे में कभी भी नरमी नहीं होती है, वो हमेशा ही कस्टमर से सख्ती से पेश आते हैं। तो आज उसी SBI को SC ने उसी लहजे में बात की है और कहा है कि आज शाम यानी कि 12 मार्च 2024 को आज शाम 5 बजे तक अगर उन्होंने सूचना सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी तो कानून का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस सूचना को जो है सार्वजनिक कर दिया जाएगा, जो कि SBI की रेपुटेशन के लिए बहुत ही जो है खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये अगर हम बात करें कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या और SC क्या चाहता है, क्यों चाहता है SBI से इलेक्टोरल बॉन्ड की सूचना। तो SC चाहता है, सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि अगर कोई कंपनी या नागरिक किसी भी राजनीतिक पार्टी को बॉन्ड दे रही है या चुनावी चंदा दे रही है तो वो सीधे ना देकर वो SBI के थ्रू दे। ऐसा पहले SBI ने ही कहा था कि हम चाहते हैं कि अगर कोई नागरिक या फिर कोई भी कंपनी क्या है कि अगर वो चुनावी चंदा देना चाहती है, अगर वो बॉन्ड देना चाहती है, तो सीधा राजनीतिक पार्टी को ना देकर वो मतलब SBI के पास आए। SBI उनको अपने बॉन्ड देगी और फिर जो बॉन्ड है वो पार्टी को दे दिया जाएगा। पार्टी वापस SBI के पास उसको जमा कराएगी और फिर उस बॉन्ड में यानी जो कागज होता है जिसको हम बॉन्ड कह रहे हैं, उस बॉन्ड में जितनी राशि मेंशन होगी वो SBI के द्वारा जो है उस पार्टी को दे दी जाएगी। अब हम आते हैं अपनी तीसरी महत्वपूर्ण खबर पे और खबर ये है कि मोदी सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया है 1 फरवरी 2024 को। और ओनली 2024 का ये बजट है, सिर्फ 2024 का ही क्यों है, 2024 और 25 का क्यों नहीं है, क्योंकि ये अंतरिम बजट है। अब आप पूछोगे कि अंतरिम बजट होता क्या है, तो अंतरिम बजट ये होता है कि अभी लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव अगर हुई, सरकार अगर बदली
तो फिर ये बताओ मुझे कि जो बजट होगा दोबारा से पेश किया जाएगा। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि दोबारा बजट पेश किया जाएगा, वो इसी को मान रहे होंगे यही फाइनल है। नहीं, ये फाइनल नहीं है। इसके बाद अभी जो नई सरकार होगी वो अपना बजट पेश करेगी। ये मोदी सरकार ने पेश किया है, लेकिन अगर सरकार चेंज हो गई तो वो थोड़ी ना इस बजट को मानेगी, वो तो अपना बजट पेश करेगी। अगर हम 2024 में बैठे हैं और 2025 तक के नेक्स्ट सरकार के, यानी अगर हम देखें कि अगली सरकार के हम फैसले ले रहे हैं कि भाई जो अगली सरकार है वो यहाँ से प्राप्तियां करेगी और यहाँ से खर्चे करेगी, इतने इतने खर्चे करेगी और यहाँ से वो प्राप्तियां करेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा ही है तो फिर नेक्स्ट सरकार बन के क्या कर लेगी? तब बजट ही इस सरकार ने पेश कर दिया है, तो इस बजट की जो वैल्यू है वो बस लोकसभा चुनाव तक ही है। इसके बाद इसकी वैल्यू नहीं है। इसके बाद जो सरकार होगी वो अपना बजट अलग से पेश करेगी और उसी बजट को कहा जाएगा पूर्ण बजट। इसलिए ये अंतरिम बजट है। और जो अंतरिम बजट होता है, आप पूछोगे क्या ये हर साल पेश किया जाता है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ चुनावी साल में पेश किया जाता है। अगर हम कहें कि इलेक्शन ईयर में ही इसे पेश किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि 1 फरवरी से लेकर अभी जो चुनाव होने हैं 2 महीने बाकी हैं, तो 2 महीने में तो खर्चे होते हैं ना, उसके लिए भी तो सरकार को पैसे चाहिए ना, उसके लिए तो संसद से परमिशन लेनी पड़ती है, तो उसके लिए बस ये पेश किया जाता है, बाकी इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इस बजट को जो है लोक लुभावना बजट या फिर इसको चुनावी भाषण कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बजट में जो सरकार है वो सिर्फ अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इतने वादे कर देती है, इतनी योजनाएं बना देती हैं और इतने जो है मतलब फैसिलिटीज देने की जो है वो कर देती है, मतलब निर्देश जारी कर देते हैं कि हम ऐसे करेंगे, झूठे वादे कर देते। तो इस बजट का इसलिए कोई महत्व तो नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? अगर सरकार बदल जाएगी तो वो फिर ऐसा थोड़ी ना करेगी, वो अपने तरीके से काम करेगी। तो इसलिए ये अंतरिम बजट है। फिर अगर हम बात करें कि पूर्ण बजट क्यों नहीं, तो मैंने आपको बता दिया है। फिर जो है जून में पेश किया जाएगा पूर्ण बजट। अब मान लो अभी अप्रैल में होने हैं चुनाव या फिर मई में होंगे, तो जून या जुलाई में जो है बजट पेश किया जाएगा। वो सरकार अपने इससे करेगी, अपने ही मन से करेगी, अपने तरीके से करेगी कि हाँ, अगर सरकार बदली तो पेश किया जाएगा। ठीक है। तो एक चीज और है कि 6th बार निर्मला सीतारमण जी ने पारित किया बजट। अब एक आप चीज देखो कि सरकार तो 5 साल के लिए होती है, तो हमारी जो सरकार है इसने 6th बार अपने जो कार्यकाल में कैसे बजट पेश किया? क्योंकि 5 साल की सरकार होती है ना, तो 6th बार कैसे पेश किया? इस चीज को अगर हम देखें, देखो 2019 में सरकार बनी, 2019 में, ठीक है। फिर 2020 आया, फिर 21 आया, फिर 22 में बजट पेश किया गया, फिर 23 में पेश किया गया और फिर जो अभी ये साल चल रहा है इसमें बजट पेश किया गया है। तो ये जो 2019 से लेकर ये 3 साल हुए, ये 2 साल हुए, 6 साल हो गए। तो ये और ये जो है ये 5 साल जो बजट पेश किया है मोदी सरकार ने, यानी कि हमारी वित्त मंत्री है जो निर्मला सीतारमण, उन्होंने जो पेश किया। तो ये जो 5 साल का जो बजट था ये पूर्ण बजट था, लेकिन ये जो बजट है ये अंतरिम बजट है। ये सिर्फ 2 महीने के लिए पेश किया गया। अगर सरकार चेंज होती है और ना भी होती है तो भी जो है इस बजट को दोबारा पेश किया जाएगा जून जुलाई में। इसलिए 6th बार बजट पेश किया गया है। ठीक है, हर सरकार के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि जो इलेक्शन ईयर होता है उसमें तो बजट पेश किया जाता है, उसमें 2 बार बजट पेश किया जाता है, इसलिए वो 6 बार हो जाता है एक सरकार के कार्यकाल में। क्योंकि एक ही सरकार अपना बजट पेश करती है, जिस सरकार को मतलब आगे पता नहीं है उसको भाई उसका कार्यकाल रहेगा या नहीं रहेगा, फिर भी वो बजट पेश करती है। फिर जो नई सरकार आती है वो अपने हिसाब से बजट पेश करती है। तो इसलिए जो इलेक्शन ईयर होता है उसमें 2 बार जो है बजट पेश किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा ये सब, और ये था हमारी आज की महत्वपूर्ण खबर। और आज